आवाज आ रही है? लास्ट तक एकदम क्लियर? चलो पहला क्वेश्चन सबने लिख लिया। बताओ क्या है अंतरात्मा की आवाज? क्या है अंतरात्मा की आवाज या कंसाइंस क्या है? कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ ठीक है। बेसिकली अंतरात्मा की आवाज कब बोलते हैं? जब किसी व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेना है, डिसीजन लेना हो, तो उसको पता नहीं है सही क्या है और गलत क्या है, तो जो भी अंदर से आवाज़ आके उसको बताएगी उसको अपन क्या बोलते हैं? अंतरात्मा की आवाज़। ठीक है, तो डेफिनेशन सबने लिख ली है। अब देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो ना, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हो जाती है? एग्जाम्पल्स। ये तो 3 मार्कर है, इनकेस 5 में आ जाए तो एग्जाम्पल्स दिखा दो। कैसे कि रोड पर चल के जा रहे हो और तुम्हें एक पर्स मिला हुआ है जिसके अंदर 5,000 रुपये रखे हैं और साथ में आधार कार्ड भी रखा है, तो अब 2 ही आवाज़ आएंगी, या तो पैसे निकाल के पर्स छोड़ दो या आधार कार्ड के थ्रू पता कर लो कि यार उस आदमी का मोबाइल नंबर क्या है, आदमी कहाँ का रहने वाला है, और उसको जाके अपन क्या करो, पैसे ले जाके दे दो। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी है। एक कोटेशन लिख लो, यदि बड़े क्वेश्चन में आ जाए कभी अंतरात्मा से संबंधित तो कोटेशन लिख सकते हो। सबने नाम सुना होगा, संतजू आर्ट ऑफ वॉर करके एक किताब का नाम सुना होगा। तो ये चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट थे, तो इन्होंने मतलब बहुत ही बड़ी बात बोली है। इन्होंने बोला सिर्फ नपुंसकों के पास ही अंतरात्मा की आवाज़ नहीं होती है, सिर्फ नपुंसकों के पास ही अंतरात्मा की आवाज़ नहीं होती है। ओनली इम्पोर्टेंट डजंट हैव कंसाइंस। अपन थोड़ी बोल रहे हैं, वो आदमी बोल रहा है, और उसने ही तो बोला कि जो भी आदमी थोड़ा बहुत ढंग का होगा तो वो सोचेगा हमेशा अंतरात्मा की आवाज़ से। अपन ने गाली थोड़ी लिखी है। ठीक है, इतनी चिंता नहीं करनी अनु अपने लिए। हाँ सुन तजू ये लिखा है। आर्ट ऑफ वॉर करके इनकी किताब का नाम है। चलो जिनके लिए एकदम ऐसा नहीं लिखना है तो अब्राहम लिंकन का कोटेशन लिख लो, अच्छा वाला लिखो, मैं अंतरात्मा की आवाज़ सुन के भूखा रहना पसंद करूंगा, ना कि खुद को धोखा देकर खाना खाना। इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में बहुत सिंपल है, बेटर टू स्टार्व फ्री देन अ फैट स्लेव। बेटर टू स्टार्व फ्री देन अ फैट स्लेव। अब्राहम लिंकन ने ऐसा बोला है कि मैं अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के बाद भूखे रहना पसंद करूंगा, ना कि उसको झुटला के खाना खाना, ना कि अंतरात्मा की आवाज़ को झुटला के खाना खाना। मतलब बेसिकली उनका पॉलिटिकल वाला है वो, कि मतलब कितनी मुसीबतें आ जाएं मैं हमेशा अपने सत्य की राह पर चलता रहूंगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, आचार संहिता क्या होती है या आचरण संहिता क्या होती है? बताओ। अब थोड़ी चीज़ें बताओ कि आचरण संहिता जो होती है वो किसी व्यक्ति की होती है कि एक संगठन की होती है? तो पहली चीज़ क्या लिखनी है वहाँ पे? संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज़ तो ये लिखना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चीज़, अब जो आचरण संहिता कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो ये फिक्स होता है कि चेंज होता रहता है? क्या होता है? एक निश्चित समय के लिए क्या होता है? निर्धारित होता है। दूसरी चीज़ हो जाएगी इसमें जो काम की चीज़ है। तीसरी चीज़, ये छोटे बड़ों सभी पे लागू होता है कि निश्चित लोगों पे? तो जो भी उस संगठन के लोग हैं वो सभी इसका दायित्व करते हैं या इसका पालन करते हैं। ठीक है, अगली चीज़ कि जो आचरण संहिता है कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, ये हमारे लिए सम्मानजनक वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करता है कि अपन जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वहाँ पर रिस्पेक्टफुल मीडियम बना रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को सम्मान देते रहें।
और लास्ट में एग्जाम्पल लिख दो। तो एग्जाम्पल बिल्कुल मत लिखना सिविल सर्वेंट रूल, क्योंकि हो सकता है अगला क्वेश्चन आ गया हो तो चेक करने वाले को क्या लगेगा, भाई साहब पे आ कुछ नहीं रहा था, पेपर पहले पढ़ लिया हो तो इन्हें बता दिया। तो कुछ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नाम सुना है, उसकी एडवाइजरी हर 2-3-4 मिनट में एडवाइजरी आती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है, वो लिख सकते हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तुम्हें पता होगा कि बार बार हर सदन के या हर सेशन के पहले आता है कि अब ये शब्द जो हैं ये क्या हो चुके हैं, असंसदीय हो चुके हैं, तो वो किसका पार्ट हो जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट का। सिमिलर बेस तुमने भी देखा होगा, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी कि ये पर्टिकुलर टाइप के शब्द आप जजमेंट में यूज नहीं कर सकते हो, तो वो उनका किसका पार्ट हो जाता है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट का, कि कोई भी जज कोई भी वकील इस टाइप के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता है। वो आदर्श आचार संहिता है, लिख सकते हो, बट थोड़ा सा वो लिंक नहीं होगा एकदम, क्योंकि ना सबको शायद पता भी होगा, पढ़ी चुके हुए पॉलिटी में, कि जो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है वो आज तक निश्चित नहीं है, मतलब समझ रहे, वो लिखित रूप से नहीं है, वो एक तरह से इनफॉर्मल वे में चल रहा है। और हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, फॉर्मल, कि जहाँ पे पूरी चीज़ों का निर्धारण होता है। और यदि ऐसा कभी तुम्हें लिखना हो या तुम्हें पता हो कि जो सबसे ज़्यादा इंडिया में डिटेल्ड कोड ऑफ कंडक्ट है कहीं पे, तो वो कहाँ पे है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो लिखना चाहता है एग्जाम्पल में लिख सकते हो। कभी भी तुमने नहीं देखा होगा कि कोई वकील किसी भी टाइप के कपड़े पहन के चला गया है कोर्ट में, आज तक कभी किसी ने देखा है क्या कि कोई भी वकील, इवन तुमने कोविड के टाइम पे देखा होगा, लॉकडाउन में ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे कि यदि कोई वकील अपने घर से भी है तो भी वो प्रॉपर अपनी यूनिफॉर्म पहन के प्लीड कर रहा है, ये नहीं कि शॉर्ट्स पे आगे बैठ गया। और हुआ भी था, वो एक वीडियो वायरल हो गया था कि एक भाई साहब के यहाँ गिलास रखा था, जज साहब ने 7 दिन के लिए सस्पेंड करवा दिया था BCI से, ठीक है। तो सबसे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कहाँ पे, इंडिया में बार काउंसिल की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रशासन में खुलापन क्या है या ओपननेस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लो। तो ओपननेस का मतलब 3 चीजें होती है, खुलापन का मतलब सबसे पहले हो जाता है पारदर्शिता, सेकंड चीज हो जाती है सुगमता, एक्सेसिबिलिटी, सुगमता, और थर्ड चीज हो जाती है अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेहिता। तो ये 3 चीजें प्रशासन में किसको बनाती हैं, खुलापन को। ठीक है। यदि अपन भारत में बात करें, खुलापन को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन कौन सी चीजें की हैं, तो एक सबको पता ही है, कौन सा, RTI, चलो ठीक है। सेकंड लिख लो, लोकसभा और राज्यसभा की लाइव स्ट्रीमिंग करवाना। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट आजकल अपने जजमेंट की लाइव स्ट्रीमिंग करती है। नेक्स्ट, यदि किसी ने एक आध साल करंट अफेयर याद हो तो पता होगा गवर्नमेंट ने नया पोर्टल बना दिया है, data.gov.in, data.gov.in। तो जो भी गवर्नमेंट डेटा है सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जो भी सरकार को तुम्हें जानकारी पहुंचानी है ना, वो सब इसमें आ जाता है। नेक्स्ट लिखना चाहो तो लिख लो, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS। चलो नेक्स्ट आ जाओ, उच्च मूल्यों से आप क्या समझते हैं, बताओ। उच्च मूल्य और निम्न मूल्य, हाँ, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, तुमने सबका सुना होगा कि हर डिपार्टमेंट में जो भी खर्चा पानी होता है, तो पहले खर्चा पानी कौन करता था, ऑडिट वाले करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट कहाँ पे आती थी, सरकार के पास आती थी। फिर वो रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता था, CAG। अब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या हो गया है कि मान के चलो मैं PWD में हूँ, कि मैं PWD का इंजीनियर हूँ, मैंने एक बिल बनाया है आदमी का। अब पहले वाली प्रोसेस पे अपन चल रहे हैं, तो बिल क्या होगा, कॉपी पेन पे लिखा जाएगा, फिर उस बिल का क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा, ग्वालियर जाएगा, फिर वहाँ से कोई आदमी इन्फॉर्मेशन ले पाएगा। अब पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका नाम क्या है,
SAP सिस्टम, ठीक है। अब जो भी पेमेंट होगा, बिल चढ़ाना है, समझो इंजीनियर ने कोई बिल चढ़ाया या तुम्हारे ऑफिस में कोई परचेसिंग वगैरह हुई है, तो जैसे ही वो बिल बनेगा तो इस बिल को अपन किस पे चढ़ाएंगे? SAP सिस्टम पे। अब उस बिल को एक्सेस कोई भी कर सकता है कि जो पहले पूरी प्रक्रिया थी बांधने की वो पूरी खत्म हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी को बहुत अच्छे से चेक करना हो तो आज IDA की वेबसाइट खोलना, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और वहाँ पे जाके देखना तुम्हारे जो ब्रिज बन रहे हैं इतने सारे, तुम्हें सबका मिल जाएगा किस ब्रिज का कितना काम हो गया है और कितना पेमेंट प्रोसेस हो चुका है। क्लियर लिखा मिलेगा कि खजराना ब्रिज का 8% अभी तक पेमेंट हुआ है, काम कितना हो चुका, 22% हो चुका है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ, मतलब करप्शन वाली चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये सब उसके एग्जाम्पल हो गए। चलो नेक्स्ट आ जाओ। उच्च मूल्यों से आप क्या समझते हैं? अब ध्यान रखना, पहली चीज़, उच्च और निम्न मूल्य जो हैं ये बेसिकली समाज से लेके एक समाज में बदल जाते हैं। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि उच्च और निम्न मूल्य ना लीगल प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, ये कानूनी नहीं है, ये क्या है? मोरल है और इथिकल है। तो लिख लो, ये धार्मिक और नैतिक मूल्य होते हैं उच्च और निम्न मूल्य। जो समाज से, एक समाज से दूसरे समाज या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल जाते हैं। ठीक है, अपन एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि यदि अपन जैन धर्म के अनुसार देखें तो एल्कोहल को कंज्यूम करना उच्च मूल्यों में आएगा कि निम्न मूल्यों में आएगा? ब्राह्मण लोग में या सनातन धर्म में देखें तो उच्च मूल्य की निम्न मूल्य। यदि अपन क्रिश्चियनिटी में देखें तो वहाँ पे एल्कोहल को कंज्यूम करना उच्च मूल्य है कि निम्न मूल्य है? उच्च मूल्य है। उनका देखो, चर्च में जब भी प्रेयर होती है तो वाइन की ऑफरिंग होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, निम्न और उच्च किसके अनुसार बदल जाएंगे? समाज के अनुसार। लेकिन कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो हर समाज में उच्च होते हैं और हर समाज में निम्न होते हैं। उसमें से पहला मूल्य क्या हो जाता है? एक, हमेशा सच बोलना या या तुम्हारा ट्रस्टवर्दीनेस या ट्रुथ। सेकंड तुम्हारा हो जाएगा ऑनेस्टी, ईमानदारी। एक तुम्हारा सत्यनिष्ठा। तो ये सब समाजों में क्या हो जाएंगे? उच्च मूल्य हो जाएंगे। लेकिन यदि अपन हिंसा की बात करें तो वो हर समाजों में क्या हो जाएगा? निम्न मूल्य आएगा, ठीक है। यदि हम बात करें क्रोध, तो वो हर समाज में कौन सा मूल्य होगा? निम्न मूल्य होगा। तो कुछ यूनिवर्सल है और कुछ क्या हो जाते हैं? चेंजेबल हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अंतर आत्मा को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक। तो बताओ, 3 हो सकते हैं कि बहुत सारे हो सकते हैं? अंतरात्मा की आवाज़ या कंसाइंस को प्रभावित करने वाले कारक कितने हो सकते हैं? बहुत सारे। बताओ, पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग के हिसाब से सबसे पहले 3 कौन से होने चाहिए? ठीक है, राजनीतिक दबाव, ठीक है। ऐसे जाना था, इसने डिवाइड कर दिया है 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक जन्मजात हो सकते हैं, एक स्थानीय हो सकते हैं और एक धार्मिक कारण हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, और किसी ने कुछ इनोवेटिव? हाँ, नकारात्मक। बेसिकली अपन जनरली ऐसा मानते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा सकारात्मक दिशा में लेके जाती है। यदि नकारात्मक लेके जा रही है तो फिर वो अंतरात्मा की आवाज़ नहीं है, फिर वो दिल की आवाज़ नहीं, फिर वो दिमाग की आवाज़ है। दिल हमेशा सही बोलता है, मतलब दूसरों को लगता है गलत है, लेकिन हमारे लिए दिल हमेशा सही बोलता है, ठीक है। तो जो सबसे मेजर कारक माना जाता है वो होता है व्यक्ति की परवरिश, कि जो उसकी अपब्रिंगिंग है, जो सबसे ज़्यादा किसी आदमी की कंसाइंस को प्रभावित करती है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि नेशनल एनसीआरबी नाम सुना होगा सबने, नेशनल क्राइम रिसर्च रिकॉर्ड ब्यूरो। तो एनसीआरबी का डेटा है कि इंडिया में जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो उसमें से 38% मेल ऐसा मानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत नॉर्मल चीज़ है। रीज़न क्या है कि उन्होंने घर पे जब उनकी मतलब बढ़ रहे होंगे तो उन्होंने अपनी मम्मी के साथ सेम चीज़ देखी होगी घर में, तो उनको क्या लगता है पत्नी पे हाथ उठाना एक तरह का जुर्म ना होगा, एक तरह का उनका अधिकार है, ठीक है। सेकंड चीज़,
एनसीआरबी का डेटा एक और चीज़ बोलता है अपब्रिंगिंग के बारे में कि जो भी इंडिया में मर्डर के केसेस होते हैं, वुमेन्स के मर्डर, तो 43% मर्डर ना क्लोज पार्टनर के द्वारा होते हैं, कि 43% मामलों में महिलाओं के जो हत्या होती है तो उनके नज़दीकी व्यक्ति द्वारा की जाती है। और उन सबका कहना क्या होता है कि वो हत्या के हिसाब से उन्होंने हाथ नहीं उठाया था, बर्तन नहीं मारा था, उन्होंने मारा था या चाकू मारा तो क्या सोच के मारा था, डराने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि समाज का भाग है। तो उनके अंतरात्मा की आवाज़ क्या बोलती है कि यदि पत्नी ने जवाब दिया तो उसको मारपीट कर लो। ठीक है, चलो सेकंड जो अपने यहाँ पे है अगला टूल, वो है व्यक्तिगत अनुभव। जो व्यक्ति के अनुभव होते हैं उसके आधार पर उसकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। अगली चीज शिक्षा और धार्मिक शिक्षा। शिक्षा और धार्मिक शिक्षा। लिखा। और 21वीं सदी में यदि अपन बात करें तो बहुत सारे सर्वे वगैरह के लोग क्या बोलते हैं कि जो अंतरात्मा की आवाज़ को अभी सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है तो वो प्रभावित करती व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, कि जो आदमी के एस्पिरेशंस या एम्स होते हैं वो उसकी कंसाइंस को अफेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसके लिए टिस की स्टडी है। टिस का सबने नाम सुना होगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़। तो उनका ऐसा मानना है कि जब भी करप्शन वाले जो भी लोग पकड़े जाते हैं तो 90% लोग हमेशा बहुत रिलीजियस होते हैं, कि जो लोग भी भ्रष्टाचार में संलिग्न पाए गए हैं वो उतने ही धार्मिक होते हैं। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई आदमी करप्शन कर रहा है और भगवान को नहीं मान रहा है। तो यदि उन्होंने करप्शन किया तो कहीं ना कहीं उनका सोशल स्टेटस बढ़ाने की चीज़ें थी, कि उनको ऐसा लगता है कि बाकी लोगों में उठना बैठना है तो पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, तभी हमारी धार्मिक निष्ठा बढ़ पाएगी। सेकंड चीज़, मतलब अफेक्टेड मत होना, अफेंडेड फील हो सकते हो कि लोग दान में देने वाले अपनी 97% कमाई को अनअकाउंटेड सोर्स से देते हैं, कि भारत में जो 97% दान दिया जाता है वो बिना आयकर वाली आय का दिया जाता है। तो ये चीज़ बताई रही है कि अपन बिल्कुल जो महत्वाकांक्षा आदमी की है वो अलग है और व्यक्ति की जो मोरल वैल्यू वो क्या है, एकदम से अलग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्षैतिज उत्तरदायित्व। अब यहाँ पे सबके लिए हॉरिजॉन्टल का मीनिंग तो पता है ना, मतलब एक आदमी हो गया, एक आदमी ये और दूसरा ये। तो बताओ ए वाला कौन सा हो गया, नंबर 1 वाला, और नंबर 2 वाला। तो जो हॉरिजॉन्टल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्षैतिज उत्तरदायित्व होता है, तो ये एक समान स्तर के व्यक्तियों के बीच में होता है कि ऊपर नीचे वालों के बीच में। पहली चीज तो ये लिखनी है इसमें कि थोड़ा तुम लोग को मीनिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है साझा उत्तरदायित्व या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। साझा उत्तरदायित्व या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगली चीज, इसकी जरूरत क्या होती है, एक समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एक समान चुनौतियों से निपटने के लिए और एक समान महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए। अब यदि अपन भारत में देखें क्षैतिज उत्तरदायित्व के उदाहरण, ठीक है, तो सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलता है अपने लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट की सिचुएशंस में। डिजास्टर मैनेजमेंट में सेकंड एग्जाम्पल अपन देखें
तो हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशंस पे, फॉर एग्जांपल कोविड-19, नेक्स्ट चीज वर्तमान समय में देखें तो इंटर डिपार्टमेंटल या ऐसे सरकारी परियोजनाएं जहां पे बहुत सारे विभागों का समन्वय चाहिए पड़ता है, इस टाइप की परियोजनाएं या कोई भी इस टाइप के कार्यक्रम जहां पे एक या उससे अधिक विभाग आ जाते हैं। चलो, ऐसी किसी एक स्कीम का नाम याद आ रहा है जो गवर्नमेंट बहुत मास लेवल पर प्रमोट कर रही है और जहां पे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी या हॉरिजॉन्टल चाहिए? गति शक्ति। चलो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया, बहुत सिंपल था, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, पैसा कौन देता है? नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत। पैसा आता कहाँ है से है? बैंक से है। ठीक है, पट्टा कौन देता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सैनिटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन आ जाती है। तो लगभग 19 डिपार्टमेंटों का कोऑर्डिनेशन होता है अपने प्रधानमंत्री आवास योजना में। नेक्स्ट आ जाओ, जवाबदेहिता की आवश्यकता क्यों होती है? बताओ, पहला तो पॉइंट सबको पता ही होगा, जवाबदेहिता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्यों है? शक्तियों का दुरुपयोग रुकने के लिए। पहला सबको पता है, रटा रटा है। दूसरा भी सबको पता ही है, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। अगला क्या होगा? सुशासन को बढ़ाने के लिए। वही तो, इसमें कुछ है ही नहीं सोचने लायक, वही आएगा। ठीक है, अगला भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। अगला व्यक्तियों में शासन या तंत्र के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट समाज में स्थिरता लाने के लिए। अकाउंटेबिलिटी रहेगी, कोई एक दूसरे लड़ेगा नहीं, सबको पता है हम कुछ करेंगे तो हम पे कुछ होगा। सिटीजन सेंट्रिक वर्क कल्चर, बिल्कुल समझ रहे हैं। शशांक का हिंदी में लिख लो, कार्य क्षेत्र में समरूपता बनाने के लिए। बेसिकली हायरार्की बढ़िया बनी रहेगी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, वही मन से फेंकना था, निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे लाई जा सकती है। तो अपन को थोड़ा सा सोचना था और ऐसी चीज़ें लिखनी थी कि जो अभी नहीं हो पा रही हैं। तो बताओ, सबसे पहली चीज़ कौन सी होनी चाहिए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए? थोड़ा सा अपन लोग, हाँ, वीवीपैट लग चुका है क्या? इनका खुद का स्टाफ होना चाहिए। चलो, एक चीज़ होगी। उसके पहले अपन आते हैं, बहुत सिंपल चीज़, पॉलिटी में सब रट के बैठते हैं, पढ़ा होगा। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अपन ने दो टाइप में डिवाइड किया है, एक रिकॉग्नाइज्ड और दूसरी अनरिकॉग्नाइज्ड। तो जो भी तुम्हारे यहाँ पंजीकृत दल होते हैं, तुम्हारे मतलब सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं, तो उनको फ्री में इलेक्टोरल रोल मिल जाता है, पता है सबको। अभी बताओ, यदि गवर्नमेंट उनके लिए इलेक्टोरल रोल दे रही है तो चाहे तो उसको नेट पर पब्लिश भी कर सकती है। तो अपने आप क्या रहेगी, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी? चलो, आपको ये भी नहीं करना है। आप क्या करो कि इस मोहल्ले में 100 घर हैं जिनके पास वोट मांगने का अधिकार है। आप एक नोटिस बोर्ड पर 100 लोग के नाम तो लगा सकते हो, ताकि जो बोगस वोटिंग के बाद में लोग क्लेम करते हैं कि भैया वो मर चुके तो उनके नाम पे वोट दे दिया, ये वोट हो गया, तो वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। पहली चीज़ तो इलेक्टोरल रोल जो होते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, मतदाता सूची, उसमें पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहली चीज़ जो जरूरी है। सेकंड चीज़, अब अपने यहाँ पे जो कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है, ठीक है, अब सबको पता है 40-50 पेज सबमिट होते हैं, फिर बाद में पेपर में आता है, इनने ये खबर छपाई, वो खबर छपाई। अब मान के चलो कि जो निर्वाचक सूची बन रही है उसमें तो 5 करोड़ लोगों के नाम है एमपी भर में, तो इतना डेटा हम पर्सनल डेटा मान सकते हैं। लेकिन यदि मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे लोगों को पूरी जानकारी देना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो गवर्नमेंट ऐसा एक पोर्टल बना सकती है, जितने लोग भी नॉमिनेशन अपना जमा करेंगे सबके नॉमिनेशन स्कैन होकर कहाँ पे आ जाएंगे, वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो उससे लोगों को पता चल जाएगा जिसको वोट दे रहे हैं वो वाकई में उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है
कि आपको 3 पेपरों में अपनी जानकारी छपवानी है, लेकिन वो छपवाती नहीं है कोई नेशनल पेपर में, किसी पेपर में छपवा देते हैं। तो सेकंड तरीका ये हो सकता है कि जो भी लोग वहाँ पे नामांकन जमा कर रहे हैं सबके नामांकन क्या किए जाएं, ऑनलाइन किए जाएं। अगली चीज कि जो भी यहाँ पे पैसा खर्च होता है या जो भी फाइनेंस होता है उसकी एकदम इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बन जाए, कि उसकी स्वतंत्र रूप से हो निर्वहन। अब जैसे अपन करंट टाइम में इंडिया में बात करें तो ना वहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल है। सबको पता होगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है स्टार कैंपेनर, नाम सुना है? स्टार प्रचारक आते हैं, तो स्टार प्रचारक का जो भी खर्चा होता है तो वो कैंडिडेट के खाते में जाता है कि पार्टी के खाते में? पार्टी के खाते में, ठीक है। अब तुम उसी की कहानी समझो कि अब सोचो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपने एक क्षेत्र में पार्षद का चुनाव कराया, मैं पार्षद की बात कर रहा हूँ, उसमें बेचारे एक आदमी गरीब है तो वो अपना नॉर्मल इलेक्शन लड़ेगा। एक आदमी जिसका पैसे वाला है उसके पास एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, तो मैंने अपनी तरफ से डोनेशन किसको दिया? पॉलिटिकल पार्टी से, और वो कोई बड़े से बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को लेके आ गया है। तो अब यहाँ पे इलेक्शन फेयर हो जाते हैं कि अनफेयर हो जाते हैं? तो अगली चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो भी फाइनेंस वाली कंडीशन है उसको एक समान बना देना चाहिए, चाहे वो स्टार कैंपेनर हो चाहे नॉर्मल हो, खर्चा उसके खाते में जाना चाहिए। चलो सबसे लास्ट में बताओ, चुनाव किसके लिए हो रहे हैं? अपने लिए कि सरकार के लिए? अपने लिए। तो यदि मनरेगा के काम का सोशल ऑडिट हो सकता है तो जब वोटिंग की काउंटिंग होती है तो उसका सोशल ऑडिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। सेकंड चीज़, आपको बिल्कुल सोशल ऑडिट मत करो, आप इतना काम तो कर ही सकते हो कि जो भी मशीन में वोटिंग काउंट हो रही है उसको आप उसके सामने एक कैमरा लगा दो और वो सीसीटीवी से बाहर सब लोगों को दिखता रहे। थर्ड चीज़, सबने सुना है कि अभी भी बहुत सारे इलेक्शन होते हैं जहाँ पे मतगणना होती है, या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो वोट किससे देते हैं? मतगणना के माध्यम से। तो जब भी क्लोज कॉल होता है कि मैं 200 वोट से हार रहा हूँ या 100 वोट से जीत रहा हूँ, तो दोबारा से गिनती किसकी होती है? मतपत्रों की। तो वो प्रक्रिया क्या होती है? गोपनीय होती है कि सबके सामने होती है? गोपनीय। उसको तो आप कर ही सकते हो कि एक सीसीटीवी कैमरे से लाइव कर दो, हाँ भाई सबके सामने चीज़ें आ जाएँ। तो इस टाइप की अपन चीज़ें लिख सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। पहले तुम लोग बताओ, थोड़ा तुम लोग क्या सोच पाए, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत क्या हैं? हाँ, अंतरात्मा की आत्मा, कानून, ठीक, धर्म, ठीक है, स्वप्रेरणा, पारिवारिक प्रेरणा, ठीक है। सब कैसे चल रहे हैं? कुछ अलग से किसी ने थोड़ा बहुत लिखा हो? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड कर दिए। एक तरीका ये हो सकता है इनोवेटिव। लिखा किसी ने इसके अलावा रोल ऑफ लीडर्स या नेतृत्व का प्रभाव वगैरह लिखा है क्या? ये लिख सकते हो, नेतृत्व का प्रभाव। सेकंड चीज, अपने यहाँ पे मीडिया की भूमिका। अगली चीज लिख सकते हो सामाजिक दबाव या पीयर प्रेशर। लिखा। और सबसे लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है, स्वीडन की शिक्षा नीति। स्वीडन की शिक्षा नीति। अपन अब जल्दी से 2-3 लाइनों में समझते हैं स्वीडन की शिक्षा नीति क्या है। बताओ, तुम लोग बचपन में जाओ, फर्स्ट क्लास में, नर्सरी में क्या पढ़ रहे थे? ABCD। फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे?
थोड़ा सेंटेंस बनाना। 5th 6th क्लास में आगे क्या पढ़ रहे थे, हिस्ट्री वगैरह वाली चीज़ें। स्वीडन में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं वहाँ पे बेसिकली। अब अपन लोग प्रैक्टिकली सोचो यार कि बचपन में तुमने स्कूल में पेंसिल चोरी की है और तुम्हें टीचर ने बिल्कुल नहीं डांटा, टीचर ने क्या बोला है, चलो उसकी पेंसिल वापस कर दो, कोई बात नहीं, हो जाता बच्चे हो। तो फिर तुमने एक वैल्यू पढ़ी है ऑनेस्टी, तुमने एक वैल्यू पढ़ी ईमानदारी, एक पढ़ी सत्यनिष्ठा। तो तुमने कब आगे पढ़ी है वो, पीएससी में। तो जब तक तुम्हारी लाइफ में उसकी यूटिलिटी है कि नहीं है। यदि सोचो नहीं मेरी आदत है कि मैं क्लास में आऊँ और मैं चुपके से किसी का पेन लेके चला जाऊँ, तो अब मैं कितना भी सत्यनिष्ठा पढ़ लूँ, लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं क्या। तो स्वीडन में सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, वो लोग बच्चों को ना फिफ्थ क्लास तक क्या पढ़ाते हैं, एथिक्स। तो जब बच्चा सीख रहा होता है ना, उसको तब बताया जाता है कि सत्यनिष्ठा क्या है, कि इंटीग्रिटी क्या है, ठीक है, ऑनेस्टी क्या है, हाई वैल्यूज़ क्या है, लो वैल्यूज़ क्या है, उसको कब सिखाई जाती है, 5th क्लास में। तो इसलिए जब वो बड़ा होता है तो वो उसी के हिसाब से नागरिक बन जाता है। और अपने यहाँ एथिक्स पता ही होगा, स्कूल क्यूरिकुलम का पार्ट ही नहीं है। पता है किसी एक आध की स्कूल में एथिक्स पढ़ाया गया क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया। हमें पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ाई गई थी, और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ 90% लोग को कहानी याद नहीं है, उनको एक पिक्चर याद है कि बंदर वाली कहानी पे बंदर बैठा है मगरमच्छ के ऊपर, बाकी क्या सिखाया गया क्या नहीं सिखाया कोई मतलब नहीं अपने लिए, ठीक है। तो हमने उनको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं किया है। शायद किसी ने इंस्टाग्राम पे रील या वीडियो टाइप के देखे होंगे, जैसे जापान में एजुकेशन देते बच्चों के लिए या स्वीडन में, यदि बच्चों को ये सिखाते हैं ना कि तुम्हें किसी आदमी से चॉकलेट नहीं लेनी, अनजान आदमी से, तो अपने मम्मी क्या बोल देती हैं, बेटा कोई भी अनजाना है चॉकलेट मत लेना, बस यही बोलती दिन भर। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे टीचर पहले क्लास में समझाएंगे कि अनजान आदमी से चॉकलेट नहीं लेना है, ठीक है। फिर टीचर चली जाएगी, फिर कोई एक नॉर्मल आदमी आएगा, बच्चों को चॉकलेट बांट रहा होगा, और जो जो बच्चे चॉकलेट लेते जाएंगे उनको वो उठा उठा के भागता जाएगा, और आधा एक घंटे कहाँ रख लेगा, ऊपर वाले क्लासरूम में बिठा लेगा। तो अभी बाकी लोग पैनिक हो जाएंगे आधा एक घंटे में। अब वो चॉकलेट बांटने आएगा, 2-4 दिन में सब सीख जाते हैं, अनजान आदमी से क्या नहीं लेना है, चॉकलेट नहीं लेना है। और अपने यहाँ तो बताइए, ठीक है। सैम जी तुमने सुना होगा कि अपने यहाँ घर वाले बचपन से बोलते थे कि चलती बस से हाथ नहीं निकालना है वरना हाथ कट जाएगा, और हर कोई निकालता था। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे उनको प्रैक्टिकल वे में दिखाते हैं कि वहाँ पे एक कार्टून को बैठा देते हैं, यहाँ पे एक बस का मॉडल बना दिया, तो इधर से बस में हाथ निकाल के बैठा है, वहाँ से दूसरी बस का मॉडल जाएगा और उससे हाथ टकरा और वो हाथ टूट के गिर जाएगा। तो बच्चे को विजुअलाइज हो जाती है चीज़ें। और अपने यहाँ तो रटे जा रहे हैं अपन, एकदम उड़द की दालें चिपका रहे हैं। वो किए नहीं कि स्कूल में तो लोगों ने प्याज आलू के ठप्पे लगाए होंगे, नहीं लगाए, एक ने भी नहीं लगाए। स्कूल में वो ड्राइंग बुक मिलती है, उसमें प्याज के ठप्पे लगा के ले जाते थे, आलू के ठप्पे लगा के ले जा रहे हैं, मूंग की दाल चिपका के ले जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुणों एवं मूल्य की आवश्यकता क्यों है। कोई इतना इंटेलिजेंट तो नहीं था जिसने इन दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दिया हो। एक आध ने ब्रेक तो नहीं किया ना, हाँ बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम सेम कंटेंट लिख रहे होगे, अलग से कहाँ से कुछ लाओगे। तो बिल्कुल ब्रेक नहीं करना था। उस क्वेश्चन के 2 पार्ट नहीं थे, वो क्वेश्चन पूरा का पूरा एक पार्ट में था, ठीक है। अब आवश्यकता क्यों है, तो सबसे पहले आवश्यकता क्यों है, और ध्यान से पढ़ो उसमें क्या पूछा है। तो हम आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, लोक प्रशासन। तो सबसे पहले आवश्यकता क्यों है, हमारे लिए नैतिक निर्णय लेने के लिए। प्रशासन में नैतिक निर्णय लेने के लिए सबसे पहले आवश्यकता तो ये हो जाती है। सेकंड आवश्यकता क्या हो जाती है, जनता का विश्वास जीतने के लिए, पब्लिक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के लिए। अगली आवश्यकता क्या हो जाती है, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट चीज, समान रूप से व्यवहार करने के लिए, इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए। अगली चीज, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट चीज, विवादों के निपटारा करने में या
कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए। और लास्ट लिख लो पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप या गवर्नेंस के लिए, सहभागिता पूर्ण शासन तंत्र के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। प्रशासन में नैतिकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, अपने विचार दीजिए। अब थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को हमें उल्टा सोचना था। अभी बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और सेकंड चीज, अब कोई आदमी नैतिकता 25 साल की उम्र में सीख सकता है कि बचपन से सीख सकता है? तो यदि प्रशासन में नैतिकता को बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें किस चीज़ में बदलाव करना पड़ेगा? किस में बदलाव करना पड़ेगा? चयन प्रक्रिया में। कि बेसिकली हम लोग तो ऐसे सिलेक्ट करें कि जिनके अंदर उस टाइप का एप्टीट्यूड हो या वो खुद को बदलना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही लोग सिलेक्ट होके आए हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं, अब सबसे पहले क्या होती है? ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। तो अब किस में बदलाव लाएंगे अपन? ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की व्यवस्था में, ठीक है। अगली चीज कि हम जिस भी हम तंत्र की बात कर रहे हैं, जिस भी हम डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम लीडरशिप के मॉडल लेके आए कि जिन लोगों ने इन गुणों को अपनाया है उनको हम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाएं ताकि लोग उनसे सीखते जाएं। ठीक है। नेक्स्ट चीज, प्रॉपर प्रमोशन और रिवार्ड के सिस्टम हो। आदमी अनैतिक काम तभी करता है या तो जब उसको प्रमोशन नहीं मिलता, उसकी सैलरी नहीं बढ़ती है। आप टाइम टू टाइम उसकी सैलरी बढ़ाते रहो, प्रमोशन बढ़ाते रहो, वो इलीगल काम में इंडल्ज ही नहीं होगा। ठीक है। इसका सिंपल एग्जांपल दे सकते हो, इंडिया में प्राइवेट कॉर्पोरेट कल्चर या आईटीज कंपनी, तो आईटी कंपनीज में तुम देखना करप्शन के चांसेस क्यों कम होते हैं? क्योंकि उनका सैलरी हाइक प्रॉपर होता है, उनकी ग्रोथ प्रॉपर होती है, तो उनको नीड ही नहीं लगती है कि एक्स्ट्रा पैसा मैं कमाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ होता है? कोर वर्क में। और यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में बोलते हैं सबसे ज़्यादा घोटाला होता है, तो वो होता है सिविल इंजीनियर के कामों में। ठीक है। उसका रीज़न क्या है? मैं ही प्रैक्टिकल बता सकता हूँ यार, कि जो मेरे साथ वाले जो सिविल की फील्ड में गए थे कॉलेज के जस्ट बाद, और जो आईटी में गए थे, तो आईटी वालों के पैकेज उनके ज्वाइनिंग पैकेज के मतलब बिल्कुल गधा भी है तो उसका 5 गुना है, और अच्छा इंटेलिजेंट तो 20 गुना तक है। मतलब जिसमें 4 लाख से चालू किया था ना, आज वो मतलब एवरेज 50-60 लाख के पैकेज पे हर कोई है आईटी में। और बेचारे सिविल वाले जिन्होंने 6 लाख से चालू किया था, आज भी 12 लाख पे हैं। तो खर्चे तो दोनों के बराबर है ना। तो अब एक आदमी का बढ़ रहा है, एक का नहीं बढ़ रहा है, तो दूसरे ऑप्शंस पे जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिख लो। हमें ना इथिकल ऑडिट को बढ़ावा देना चाहिए कि इथिकल ऑडिट जैसी चीजें करेंगे। लिखा। और सबसे लास्ट में लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, जापान के मॉडल पे इथिक्स कमेटी बना सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे होती है हर डिपार्टमेंट में एक उनकी सतर्कता विभाग या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, तो वैसे अपन इथिक्स विभाग बना सकते हैं। और साथ अपन डिस्कस भी कर चुके करप्शन वाले पेपर के दिन कि जापान में ना जो भी आदमी करप्शन करता है उसकी पेपर में न्यूज़ नहीं आती है। पेपर में न्यूज़ किसकी आती है? हमेशा जिसने कुछ अच्छा काम किया है, तो वही सेम चीज़ आती है। जब अच्छे लोगों को आप प्रमोट करोगे तो हर आदमी क्या बनना चाहेगा? अच्छा। और आप बुरे को प्रमोट करोगे तो हर आदमी क्या बनना चाहेगा? बुरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अंतरात्मा और कानून में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कॉलम बना के किया है कि डायरेक्ट लिखा है?
डायरेक्ट लिखा है, कॉलम तो किसी ने नहीं बनाए, हाँ नहीं बनाने देते हैं, ठीक है। मतलब अपन इतने पॉइंट ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक हो गए हैं क्या? 5-6 पॉइंट आ गए हैं क्या? 5 आए हैं, ठीक है। चलो अपन वैसे कॉलम वाले हिसाब से डिस्कस करें। तो मैंने जो भी पॉइंट सोच पाया था, तो पहला तो ये था कि एक तो उत्पत्ति हो जाएगी दोनों का ओरिजिन। तो जो कंसाइंस की ओरिजिन है, उत्पत्ति होती है, तो वो कहाँ से होती है? व्यक्ति के ज्ञान से, ठीक है। कानून की उत्पत्ति किससे होती है? नियम कायदों के लिखित संग्रह से, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो ये दोनों की उत्पत्ति हो गई। सेकंड चीज, अब इनके सोर्स क्या होंगे? तो कंसाइंस का सोर्स क्या होता है? परिवार, आपकी अपब्रिंगिंग और आपके आसपास का माहौल। जबकि कानून का सोर्स क्या होता है? आपके यहाँ पे संसद, या जो भी आपके यहाँ पे नीति निर्धारण करने वाली चीज़ें हैं, वो कानून बनाएगी। चलो अगली चीज़, इनका एनफोर्समेंट, इन्हें लागू कौन कर पाता है? तो कंसाइंस को लागू कौन करता है? व्यक्ति खुद ही लागू करते हैं, उसके आत्मा की आवाज़ उसको लागू करवाती है। जबकि कानून के लिए क्या होता है? हमारे पास कार्यपालिका होती है जो कानूनों को लागू करवाती है, ठीक है। अगली चीज़, जो कंसाइंस होती है ना, ये एक समान रूप से नहीं होती हैं, व्यक्ति से लेकर व्यक्ति तक बदल जाते हैं। जबकि कानून सभी के लिए क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो बस मुझे 4 डिफरेंस सोच पाया मैं, मतलब बहुत देर सोचने के बाद, ठीक है। और लास्ट में इसको हम कंक्लूड ऐसा कर सकते हैं कि कंसाइंस और कानून जो हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, ना कि अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है। उसका सिंपल सा एग्जाम्पल डेली लाइफ से कोई आदमी तुम याद कर पा रहे हो कि ऐसा कोई एक एग्जाम्पल कि जहाँ पे तुम्हारी कंसाइंस और लॉ दोनों काम करते हैं एक साथ? चलो, हेलमेट पहनना याद आ रहा है? तो जो लोग हेलमेट पहनते हैं तो वो कंसाइंस का पार्ट है कि कानून का पार्ट है? दोनों का। कानून क्या बोल रहा है कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ, लेकिन कंसाइंस क्या बोल रही है कि यदि गलती से एक्सीडेंट हुआ तो मेरे पीछे मेरा घर परिवार भी है, तो कम से कम हेलमेट मुझे जान जाने से बचा लेगा। तो इन दोनों का अपना एग्जाम्पल हो जाएगा जहाँ पे दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नैतिक संहिता क्या होती है? इसके प्रमुख घटक क्या होते हैं? ठीक है, मोरल कोड क्या होते हैं? इनके प्रमुख घटक क्या होंगे? तो मोरल कोड क्या होते हैं बताओ? निश्चित है कि परिवर्तनीय है? क्या हो गया? तो ध्यान रखना, जहां भी मोरल लिखा हो, क्या लिखा हो? मोरल, तो वो चेंजेबल है। मोरल कभी फिक्स नहीं होता है, व्यक्ति से लेके व्यक्ति तक मोरल हमेशा बदल जाएगा, ठीक है। तो अपन एक लिख सकते हैं कि निश्चित क्षेत्र या एक निश्चित समुदाय में ऐसे नियमों का समूह है। तो ध्यान रखना, जब भी मोरल लिखा हो ना तो उसको क्लियर लिख दो कि निश्चित क्षेत्र, निश्चित समुदाय, ठीक है। जो हमें बेसिकली क्या बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? मोरल कोड या नैतिक संहिता, ठीक है। फिर इसके अपन को लिखना है इसी क्वेश्चन में कि जो नैतिक संहिता होती है वही धीरे धीरे किसका भाग बन जाती है? कानूनन संहिता का। तो हमेशा ध्यान रखना, वही कानून लंबे समय तक चल पाते हैं जो नैतिक संहिता को लागू करते हैं, और यदि कानून नैतिक संहिता को लागू नहीं करते तो कानून कभी नहीं चल पाते हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल सबको याद होगा, सती प्रथा इसलिए ख़त्म नहीं हुई थी कि कानून बन गया था, वो ख़त्म इसलिए हुई थी क्योंकि हम उसको छोड़ना चाहते थे, ठीक है। लिखा? चलो सेकंड एग्जाम्पल देना चाहो, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हो जाएगा पीएससी के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से मत ही लिखना। कि बताओ, यदि अपन इंडिया में बात करें होमोसेक्सुअलिटी की, तो होमोसेक्सुअलिटी इसलिए लीगल नहीं हो गई है अभी कि उसको कानून ने हटा दिया है, वो कहीं ना कहीं लीगल इसलिए होती जा रही है कि उस चीज़ को हम लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है, ठीक है।
और एक्सट्रीम एग्जाम्पल जाना हो तो अनटचेबिलिटी का दे सकते हो। अनटचेबिलिटी इसलिए ख़त्म नहीं हुई थी हमारे यहाँ से कि कानून आ गया था, कि आर्टिकल 17 आ गया था, वो इसलिए ख़त्म हुई कि हमने मानना चालू कर दिया था ये चीज़ गलत है, कि ये हर इंसान की वैल्यू बराबर है। तो इस टाइप में उसको लिंक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट चीज़, इसके मुख्य घटक क्या होते हैं? तो बताओ मुख्य घटक क्या होते हैं? कि कुछ मूल कोर वैल्यूज होती है तुम्हारी, या कुछ मूल्य तुम्हारी, क्या बोलना चाहिए, कुछ मूल मूल्य होंगे। फंडामेंटल वैल्यूज को क्या बोलेंगे हिंदी में? एग्जैक्टली आधारभूत मूल्य। चलो तो एक घटक तो क्या हो जाएगा? आधारभूत मूल्य या फंडामेंटल वैल्यूज, मौलिक मूल्य। हाँ तो मौलिक मूल्य एक तो ये हो गया। बताओ और घटक क्या होगा? मतलब मेरे पास तो रटा लिखा हुआ आंसर, एकदम रटा रटाया। क्या होना चाहिए? थोड़ा सोचो। बताओ अगला घटक क्या हो सकता है? लिख पाए नहीं लिख पाए? हाँ कंटिन्यूटी अगला मूल्य आ जाएगा। निरंतरता, अगली चीज। अब बताओ जब भी हम एक मिनट ये बनाएंगे तो अपन एक व्यक्ति को महत्व देंगे कि समाज को? तो अगला लिख लो सोशलाइजेशन या समाजीकरण। नेक्स्ट लिख लो समाज मूल्यों को तभी मानता है जब समाज को उसमें क्या दिखता है? न्याय। तो रिस्पेक्ट एंड जस्टिस, रिस्पेक्ट एंड जस्टिस। मोटिवेशन आत्म प्रेरणा या स्व प्रेरणा। लिखा? और सबको याद ही होगा भय बिन प्रीत ना होए। तो अगली चीज क्या होनी चाहिए? पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब बेसिकली दंड के फॉर्म में नहीं, किसी भी इस टाइप से कि आपने भी उसके अगेंस्ट काम किया है तो आपको समाज बहिष्कार कर सकता है, अपने से दूर कर सकता है। तो भय बहुत जरूरी है। कौन सा? आत्मग्लानि जोड़ सकते हो, बिल्कुल आत्मग्लानि से जोड़ सकते हो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इंटीग्रिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एथिक्स। सत्यनिष्ठा नीति शास्त्र का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो किसका स्टेटमेंट है ये? किसी को बताएं? चलो एथिक्स के पापा कौन थे? सबको ही बताया यार, सुकरात, सोक्रेट्स। ठीक है, अब इन्होंने क्यों बोला था तो बताओ। सुकरात के गुरु कौन थे? कौन थे? कोई नहीं थे। हाँ हाँ, अरे प्लेटो इनके शिष्य थे, उनका अरिस्टोटल था, इनका कोई नहीं थे। ठीक है, अब ना हिस्ट्री में दो टाइप की डिबेटें चलती हैं। पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, किसी ने पॉलिटिकल साइंस की कोई किताब पढ़ी है क्या? अच्छा एक पढ़ चुका है। पॉलिटिकल साइंस की किताब में ऐसा लिखा माना जाता है कि सुकरात कोई थे ही नहीं। बेसिकली प्लेटो क्या रहे हैं बताएं? तो प्लेटो डिबेट के फॉर्म में चीज़ों को करते थे, तो उन्होंने अपने दिमाग में एक काल्पनिक गुरु बना लिया था जिसका नाम क्या था? सुकरात। ठीक है, तो ऐसा वो बोलते हैं। बट जो एथेंस वाले रिकॉर्ड हैं वो बोलते हैं ऐसे कोई आदमी थे। तो एथेंस में ऐसा था कि जो भी आदमी राजा की बात नहीं मानता था उसके बाद दो ऑप्शन होते थे, या तो शहर छोड़ के चले जाओ या जहर पी लो। तो इन्होंने शहर छोड़ के गए होंगे, जहर पिया होगा।
हाँ, इन्होंने जहर पी लिया था। इन्होंने क्या बोला कि ये मेरी गलती है कि मैंने राजा की बात नहीं मानी है, लेकिन अगर मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं उस चीज़ के खिलाफ जाऊँगा जो मैंने खुद लोगों को सिखाया है। तो इन्होंने जहर पी के मरना चालू कर दी, मतलब निपट ही गए थे। तो उसी के लिए इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि इंटीग्रिटी इज दी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो तुमने उसको एक्सप्लेन किया होगा। अब यहाँ पे 5-6 चीज़ें आनी चाहिए जो लिखी होंगी मेरे हिसाब से सबने, कि पहली चीज़ तो व्यक्ति को मोरल प्रिंसिपल्स पे टिके रहना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़, वह समाज में ईमानदारी को बढ़ावा देता है। अगली चीज़, ट्रस्टवर्दीनेस को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हज वर्ग का अभिप्रेरणा सिद्धांत। हाँ बोलो। हाँ, नहीं लिख दिया, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लिख दिया कोई बुराई नहीं है। मतलब उनसे लिंक है, बट जनरली स्टेटमेंट ओपन एंडेड होते हैं। मतलब यदि उसको तुम्हें पर्टिकुलर किसी थिंकर के हिसाब से लिखवाना है तो तुम्हारे लिए यहाँ पे नाम क्या लिख के दे देता वो, कि तुम इससे लिंक करके दो। उसने इसलिए ओपन एंडेड छोड़ा है ताकि तुम अपने हिसाब से तुम लिख पाओ। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हज वर्ग का अभिप्रेरणा सिद्धांत। एक आध किसी ने पढ़ा है? अच्छा, 4-5 लोग पढ़ चुके हैं, तो मुझे हिंदी बताते जाना, मुझे हिंदी बिल्कुल भी नहीं पता है। ठीक है, अब हज वर्ग का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है ना, ये अपन जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये बेसिकली वर्क कल्चर के लिए है या किसी संगठन में कार्य के लिए है। तो ये ना 2 टाइप के फैक्टर की बात करते हैं। एक को बोलते हैं हाइजीन फैक्टर और सेकंड तुम्हारे होते हैं मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? आरोग्य घटक। और मोटिवेटर्स को? ठीक है, तब इन्होंने क्या बोला है, पहले अपन आरोग्य घटक या हाइजीन फैक्टर पे आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये ऐसे घटक है ना जो किसी क्षेत्र में जिनके होने से उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिनके नहीं होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ऐसे फैक्टर जो हमारे ऑफिस में नहीं है, तो जिनके होने से फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन नहीं होने से बहुत फर्क पड़ जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइजीन फैक्टर। सेकंड फैक्टर जो हमें मोटिवेट करते हैं हम कल फिर वापस से ऑफिस में आ जाएं, ठीक है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? मोटिवेटर्स। तो इन्होंने बस 2 टाइप में इनको डिवाइड किया है। अब हाइजीन फैक्टर में इन्होंने बात की है, फॉर एग्जांपल जैसे अपन देख लें कि ऑफिस में सैटरडे का हॉलीडे होना, ठीक है, यदि सैटरडे का हॉलीडे नहीं भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं हो तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मतलब जिनके यहाँ पे 5 डे वर्किंग, तो जो तुम्हारे सब दोस्त काम कर रहे हैं 5 डे वर्किंग वाले में, तुम कहाँ पे काम कर रहे हो? 6 डे वाले में। तो तुम्हें मोटिवेशन नहीं रहेगा ऑफिस जाने, तुम्हें क्या लगेगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ यार, कि सब 5 दिन जाते, मैं कितने दिन जाता हूँ? 6 दिन जाता हूँ। सेकेंड चीज़, ऑफिस वाले कॉफ़ी की मशीन रखते हैं ऑफिस में, तो उसके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं है तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा कि बताओ यार कैसा ऑफिस है, कॉफ़ी की मशीन नहीं है, ठीक है। सिमिलर बेस पे ऑफिस यदि दिवाली के गिफ्ट बांटता है या नहीं देता कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि ऑफिस ने दिवाली का गिफ्ट नहीं दिया तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा कि बताओ कैसी जगह पे काम कर रहा हूँ कि जहाँ दिवाली में मिठाई नहीं मिल रही है। तो इन सबको अपन कौन से फैक्टर बोलेंगे? हाइजीन फैक्टर्स, ठीक है। अब मोटिवेशनल फैक्टर क्या है कि हमने काम किया है तो हमारे लिए क्या होना चाहिए? टाइम पे प्रमोशन, ठीक है, अवार्ड मिलने चाहिए, रिकग्निशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने 2 टाइप में डिवाइड करके पूरी कहानी को बांट दिया है, लिखा। चलो, बट इनकी थ्योरी के लिए कुछ लोग झूठा बता देते हैं, तो यदि कंक्लूजन में चाहो तो लिख सकते हो कि इनका जो सिद्धांत है बेसिकली ये ना बहुत कम क्षेत्रों तक ही सीमित हैं या निजी क्षेत्रों तक। जब हम सैन्य या सेवा के क्षेत्रों में देखते हैं तो वहाँ थ्योरी काम नहीं करती है। कि फॉर एग्जाम्पल यदि अपन आर्मी में देखें ना तो वहाँ पे हाइजीन और मोटिवेशन फैक्टर नहीं होते हैं, वहाँ पे लोगों के पास सिर्फ कौन सा फैक्टर होता है? मोटिवेशन फैक्टर। वहाँ पे हाइजीन जैसे कोई चीज़ ही नहीं होती है।
यदि हम फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स की बात करें तो कोई डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि हो यार मतलब कैसे हॉस्पिटल है कि यहाँ पे एसी नहीं लगा है। उसका अल्टीमेटली काम क्या, मरीजों को सर्व करना है। तो बस इनकी थ्योरी का एक थोड़ी सी खराब चीज़ है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नैतिक दुविधा से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकों के समक्ष किस प्रकार की नैतिक दुविधाएं उत्पन्न होती हैं, इनका समाधान कैसे किया जा सकता है? तो नैतिक दुविधा से क्या समझते हैं, सबको पता है क्या समझते हैं कि बेसिकली हमारे लिए जब दो राइट या रॉन्ग में से एक चुनना हो, कि दोनों राइट में से एक चुनना हो, या दोनों रॉन्ग में से एक चुनना हो, दोनों सही है दो गलत, तो उनके आपस क्या आ जाती है, नैतिक दुविधा। ठीक है, समक्ष किस प्रकार की नैतिक दुविधाएं उत्पन्न होती हैं? तो सबसे पहले नैतिक दुविधा कौन सी उत्पन्न होती है इनके पास? हितों का टकराव या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा? बिल्कुल सही है, कंसाइंस वर्सेस अपन को सही लग रहा है लेकिन दूसरा गलत कर रहा है, उसको रोके कि नहीं रोके। अगली जो उत्पन्न होती है वो होती है पारदर्शिता बनाम गोपनीयता, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी। अगली चीज पारदर्शिता बनाम गोपनीयता लिखा। अगली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो किसकी आती है कि मेरे व्यक्तिगत जो मेरे विश्वास हैं वो बहुत अलग हैं, और जो हमसे तंत्र कराना चाहता है वो विश्वास क्या अलग हैं, पर्सनल बिलीफ वर्सेस प्रोफेशनल बिलीफ्स। वही एग्जाम्पल ले लें, सिंपल सा सबको ही बताएं कि कोई वेजिटेरियन आदमी मत्स्य विभाग में काम कर रहा है, शाकाहारी भोजन खाने वाला आदमी मछली पालन में काम कर रहा है, तो सरकार के हिसाब से क्या होना चाहिए, मछली का उत्पादन बढ़ना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। चलो नेक्स्ट, ठीक है, सभी के हितों को समान रूप से साधना, सभी के हितों को समान रूप से साधना। ठीक है, अगली चीज जूनियर और सीनियर मतलब कार्यस्थल पर वरिष्ठ और कनिष्ठों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना, क्योंकि पता ही है प्रॉब्लम, वरिष्ठ से यदि मैत्रीपूर्ण संबंध रखोगे और उसने चिल्ला दिया तो रिलेशन खराब होंगे, और कनिष्ठ से रखे और वो काम नहीं कर रहा है तो उसको नहीं चिल्ला सकते हो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इनका समाधान कैसे किया जा सकता है? तो मीन वर्सेस एंड कर सकते हैं सदांग लिंक, लेकिन एग्जाम्पल लिखना पड़े, मतलब एग्जाम्पल लिख के जस्टिफाई करना, कहीं उसको ना लगे कि पेरिफेरल एस्पेक्ट है, ऐसा तो नहीं जगह बनने के लिए इसने लिख दिया हो कि साध्य और साधन के लिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ, समाधान कैसे किया जा सकता है? तो बताओ, सबसे पहले समाधान का तरीका क्या होता है कि दुविधा का पता किया जाए कि आखिर दुविधा का स्तर क्या है। फिर सेकंड चीज़, उसके बारे में जानकारी जुटाई जाए। अगली चीज़, वरिष्ठों से सलाह मशवरा किया जाए, एडवाइज ली जाए। अगली चीज़, सभी प्रकार के परिणामों के बारे में सोचा जाए कि यदि मैं ऐसा एक्शन लूँगा तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। और सबसे लास्ट में लिख सकते हो, यदि ऐसा है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो हम उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे जिससे कम से कम लोगों का अहित हो। यदि हमारे हर ऑप्शन से अहित होना है तो फिर हम उस ऑप्शन को देखेंगे जिसमें कम से कम लोगों का अहित हो, मतलब लेसर ईविल हो, मतलब कम से कम हमसे हिंसा हो या कोई भी चीज़ हो वो कम से कम हो, दोनों में से उस ऑप्शन को अपन लेके चले जाएंगे। हाँ, अप्रोचेस लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर चारों अप्रोच लिखना, फिर उसको ओपन कर रहे तो पूरा ओपन कर देना, मतलब ऐसा मत करना एक लिख के छोड़ दोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही ओपन एंडेड छोड़ दिया कि ये क्या आया तो एक लिख दिया हे वाई में फिर भूल गया। तो पूरी अप्रोच लिखो और ख़त्म करो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे आपसे इंग्लिश में गलती है, यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए था,
मतलब हिंदी वालों ने तो सही लिख लिया होगा, वहाँ पे 100 प्रेरणा लिखा था। इंग्लिश वालों के लिए थोड़ी दिक्कत होगी कि वह मोटिवेशन की जगह सेल्फ मोटिवेशन आ गया। बताओ, सेल्फ मोटिवेशन या 100 प्रेरणा लोक सेवकों को लोक कल्याण के लिए किस प्रकार प्रेरित करती हैं? तो कुछ कुछ चीज़ें बताता जा रहा हूँ, यदि लिखी हो तो ठीक है, नहीं तो नोट करते जाना। पहली चीज़ तो आंतरिक खुशी मिलती है या इंट्रिंसिक हैप्पीनेस मिलती है आदमी को। सेकंड चीज़, जो व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति होती जाती है। अगली चीज़, आदमी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। नेक्स्ट, इससे व्यक्ति जीवन भर सीखता जाता है। नेक्स्ट, जब व्यक्ति के अंदर लोक कल्याण की भावना होती है तो उसके प्रकार डेली नई प्रकार की चुनौतियां आती हैं, तो जिससे उसका आत्मबल मजबूत होता है। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई, ठीक है, इंग्लिश वालों लिख लो। डेली सिमिलर टाइप न्यू चैलेंजेस आते हैं ना, तो व्यक्ति के अंदर रेजिलियंस डेवलप हो जाती है। ठीक है, अगली चीज़, व्यक्ति समय प्रबंधन के बारे में सीखता जाता है और उसकी कुशलता बढ़ती जाती है, टाइम मैनेजमेंट और एफिशिएंसी बढ़ती है। अगली चीज़, वह नवाचार की तरफ बढ़ने लगता है या इनोवेटिव सोचने लगता है। अगली चीज़, अन्य व्यक्तियों को प्रेरणा प्रदान करता है। नेक्स्ट चीज़, समाज उसके इन लक्ष्यों को देखकर उसे उपयुक्त रूप से पुरस्कृत करता रहता है। रमन मैक्स अवार्ड सबने नाम सुनी होगा। एकदम बढ़िया IAS SDM बनो, बढ़िया काम करो और क्या लेके बैठ जाओ, रमन मैक्स से प्राइज, आराम से 4-5 करोड़ रुपए कैश मिल जाता है और दुनिया जहान का सम्मान हो ही जाता है। तो बहुत है इतना आदमी के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लोक सेवकों के लिए आचरण संहिता की आवश्यकता क्यों है? 21वीं सदी में एक वांछनीय आचरण संहिता के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो पहला पार्ट मेरे हिसाब से सबने एड्रेस कर लिया होगा, ठीक है। अब वहां पे एक ट्राइंगल बना लो बस। आवश्यकता क्यों है उसके लिए एक ट्राइंगल बना के दिखा देना। तो पहली चीज तो प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे पहली चीज है, प्रोफेशनलिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? औपचारिक नहीं, जाओ अपन देख रहा है, एक मिनट। व्यावसायिक नैतिकता लिखा है प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। सेकंड चीज, सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी को बढ़ावा देने के लिए। और थर्ड चीज, विवादों को समाप्त करने के लिए, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। चलो 21वीं सदी में मुख्य बिंदु क्या क्या होने चाहिए तो बताओ, क्या लगता है करंट टाइम में मेजर चीजें कौन सी ऐड ऑन होनी चाहिए कि जो कोड ऑफ कंडक्ट में होनी चाहिए? हाँ, पहली चीज सामान्य भाषा में होनी चाहिए। सेकंड चीज, जो भी चीजें हैं उन सबको उदाहरणों के साथ स्पष्ट किया जाना चाहिए।
लिखा। अगली चीज, कानून के संबद्ध होनी चाहिए, लीगली कंप्लाइंट होनी चाहिए। क्या क्या वही बता रहा हूँ एग्जाम्पल, कि जैसे अभी जो एमपी गवर्नमेंट की आचार संहिता है उसमें ये लिखा है कि यदि आपके लिए 5,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट मिल रहा है तो आपको परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? गवर्नमेंट की। ठीक है, अब किसी आदमी की शादी है और उसको किसी ने दी 6,000 रुपये का गिफ्ट दे दिया है, तो वो आदमी पहले क्या करेगा? डिपार्टमेंट में जाके फॉर्म भरेगा, फिर वो अप्रूव होगा, फिर वो आदमी उससे क्या बोलेगा? हाँ तुम गिफ्ट दे सकते हो। तो क्या लगता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है? ठीक है। सेकंड आचार संहिता क्या बोलती है कि जो भी आपका कार्य का मुख्यालय है, यदि आप उससे बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? कार्यालयीन प्रमुख से। अब खुद ही सोचो कि तुम इंदौर में जॉब तुम्हारी लग चुकी है और तुम्हारा ऑफिस है राजवाड़ा में और तुम रह रहे हो विजयनगर में, तो तुम पहले डेली बॉस के पास जाओगे कि सर मैं घर चला जाऊँ क्या? क्योंकि नियम में ऐसा लिखा है कि अब यदि आप कार्यालय से 5 किलोमीटर दूर रह रहे हो तो आपको किसकी परमिशन लेना जरूरी है? अपने कार्यालयीन प्रमुख की। ठीक है। और यदि हंसी वाली चीज़ लिखे हैं तो उसमें लिखा है कि जब भी आप अपने अर्जित अवकाश को लेते हो, ईएल बोलते हैं, अर्न्ड लीव को, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा? अपना कारण बताना पड़ेगा। ठीक है। और कैजुअल लीव यदि आप ले रहे हो तो 24 घंटे पहले आपको कारण बताना पड़ेगा। कैजुअल लीव आदमी कब लेता है? जब बीमार हो जाता है। अब मुझे थोड़ी 24 घंटे पहले पता चलेगा कि बुखार आने वाला है, कि मान लिखे तो ऑप्शन में ऑफिस में दूंगा कि सर मैं कल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे बुखार आने वाला है। तो इसलिए क्या करें कि लीगली कंप्लाइंट कैसी होनी चाहिए कि मतलब व्यवहारिक तत्व उसमें होने चाहिए, अव्यवहारिक तत्व नहीं होने चाहिए। चीज़ें जिस हिसाब से बदलती जा रही हैं। सेकंड चीज, हर एक निश्चित समय अंतराल के बाद ना उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है, ताकि जैसे समय बदलता जाए ना वैसे वैसी चीजें उसमें आती जाएं। लिखा। नेक्स्ट चीज, इसमें विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं हैं इनको बल दिया जाना चाहिए, डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। और इस पे काफ़ी लंबे टाइम से डिबेट चल भी रही है कि इंडिया में संडे को हॉलीडे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बेसिकली संडे का हॉलीडे जो है ना ब्रिटिश कल्चर का पार्ट है, कि वहाँ पे लोग संडे को कंबाइनली प्रेयर करते थे चर्च में जाके, इसलिए देना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे केस हैं कि इंडिया एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, तो हम उसको वीकली ऑफ के सिस्टम पे लेके आए, ना कि संडे ऑफ पे लेके आए। तो हो सकता है गवर्नमेंट सिस्टम अच्छे से चलता रहे कि फॉर एग्जांपल कोई इस्लाम को मानने वाला है तो उसको लीव तुम कब दे दो? शुक्रवार को दे दो। कोई यदि हिंदू धर्म को मानने वाला है तो उसको अब लीव कब दे दो? मंगलवार या शनिवार को, जो भी उसका प्रेफरेबल है। कोई आदमी यदि जैन धर्म को मानने वाला है तो उसको अष्टमी और चतुर्दशी पे दे दो। तो ताकि सारे आदमी की चीज़ें रिलीजियस वैल्यू फॉलो होते जाएं और गवर्नमेंट कैसे काम करती रहे 365 डेज, कि जिस भी आदमी का जिस दिन त्यौहार होगा वो उस दिन छुट्टी पे हैं, बाकी लोग बढ़िया ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, चलो बस इतनी चीज़ें। अब चंद्रयान